हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा है क्लास 10 का। ये ज्योग्राफी का बुक है क्लास 10 का। तो उसमें हम लोग ने जो आगे पढ़ लिया है, अ, लगभग लगभग हम लोगों ने इसमें बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया है। तो ये चैप्टर 1 का जो है सो पार्ट 7 है। ठीक है, इसमें जो है सो हम लोग बात करेंगे आज खनिज संसाधन की बात करेंगे। इसके बाद में एनर्जी रिसोर्स होगा, उसके बाद में इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, खनिज संसाधन और एनर्जी रिसोर्स के बाद में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका कि जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका खनिज संसाधन क्या होता है। ठीक है, या खनिज क्या होता है, संसाधन तो खैर बाद में। संसाधन तो हम आपको बता चुके हैं कि जो अपन यूज में जिस चीज़ को ले आते हैं वो हमारे लिए संसाधन होता है। तो वो संसाधन का कई रूप होता है। ठीक है, लेकिन हम उधर नहीं जाते हैं। हम लोग बात करते हैं खनिज संसाधन की। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना है, वह यह चीज़ है कि कोई भी खनिज है, तो खनिज का डेफिनेशन क्या होता है या उसका जो है सो परिभाषा क्या होता है। तो एक निश्चित उसकी रासायनिक संरचना होगी। ठीक है, जैसे आपका मान लो कि CaCO4 है, तो यह जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यह एक खनिज है। तो इसमें कैल्शियम का, ठीक है, और का बोलता है कि कैल्शियम का और जो है सो कार्बन का और ऑक्सीजन का एक ऐसा संरचना है या एक निश्चित संरचना है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी आणविक आकार, मतलब कैल्शियम और बाकी सारा चीज़ जब एक साथ मिल करके जब एक कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो उसकी आणविक आकार एक डेफिनिट शेप की होगी। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग बोलते हैं, जैसे ही हम लोग देखेंगे यह एक है, मान लो कि हम इधर से कोई आदमी है यहाँ पे और इसको देख रहा है, तो देखेगा तो इसके आणविक आकार, इसके रूप रंग को देख करके बोल सकता है कि हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इस तरह से खनिज वह होता है जिसका एक निश्चित आणविक आकार और निश्चित रासायनिक संरचना होता है। उसको हम लोग खनिज कहते हैं, जिसका हम लोग अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। और ऐसे खनिज जो है सो शुरू से अब तक लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की खोज हमारे यहाँ हो चुकी है, और जिसका हम लोग यूज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो खनिजों के प्रकार की अगर आप बात करोगे, तो खनिजों के प्रकार में देखिए, खनिज के प्रकार या तो वह धात्विक होगा या फिर अधात्विक होगा। ठीक है, तो धात्विक खनिज में भी होता है कि या तो लोहा वाला प्रकार होगा या फिर जो है सो बिना लोहा वाला प्रकार होगा। तो अगर लोहा वाला प्रकार होगा, आप यहाँ देखो इसको, आपके ये आपके बुक का ही पार्ट है। तो इसमें जो है आपका देखो कि लोहा वाला अगर खनिज होगा, तो उसमें लोहा की मात्रा हो सकती है, उसमें लोहा की मात्रा हो सकती है। ठीक है, या फिर निकेल की मात्रा हो सकती है, मैग्नीज की मात्रा हो सकती है या कोबाल्ट की मात्रा हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर लौह खनिज नहीं होगा, तो उसमें जो है सो सीसा हो सकता है, जस्ता हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग अब इस चीज़ को, तो ख़ैर ये तो हो गया कि एक डेफ़िनेशन और ये हो गया। आप मान लो कि यह है आपके चुंबक का एक टुकड़ा है, तो वह सारा चीज़ जो इस चुंबक के टुकड़ा में आके सट जाएगा, वह लोहा खनिज होगा, और वह सारा चीज़ जो इस चुंबक के टुकड़ा में आके सटेगा नहीं, वह अलोह खनिज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं जनरली प्रैक्टिकल करके। जैसे आप शीशा है, शीशा को ये जो है सो लोहा, ये चुंबक के सामने आप ले आओगे, तो वह इसमें नहीं आएगा, नहीं टकराएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वह खनिज है। ठीक है, या फिर जो है सो आप सोना को ले आके रखो, तो सोना भी नहीं अट्रैक्ट होगा, या चांदी को ले आकर रखो, तो भी नहीं अट्रैक्ट होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और अधात्विक खनिज जिसका जो है सो धातु में क्या होता है, धातु में या तो वो कठोर होगा या फिर जो है सो कठोर नहीं होगा, तो उसमें एक चमक होगी, या फिर जो है सो उसकी एक निश्चित आणविक संरचना होगी। ठीक है, तरल भी होगा तो भी उसमें एक अलग तरह की वो होगी, लस्टर वगैरह होगा। ठीक है, लेकिन अधात्विक वह खनिज होता है जिसमें कठोर नहीं होगा। दूसरा चीज़, कठोर भी होगा तो उसमें धात्विक गुण नहीं होंगे। धात्विक गुण का मतलब ये होता है कि जो आपके धात्विक और अधात्विक जो आपके रासायनिक में आप लोग रसायन शास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे। तो जो या तो जैसे हमने बता दिया कि ये धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज में एक आपका जो है सो चमक होगा, एक निश्चित आणविक संरचना होगा, और उसका एक अलग कैरेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अधात्विक खनिज जैसे मान लो कि आपका जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, तो एक कार्बनिक है या ईंधन खनिज हो गया। ठीक है, और अकार्बनिक खनिज जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो इसकी भी एक संरचना और लस्टर है।
लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है सो धात्विक खनिज से अलग है, इसलिए हम लोग इसको अधात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज का यूज़ जो है सो एक अलग तरीके से होता है। जैसे आपके बड़े-बड़े जितने भी पुल बनते हैं या घर बनता है, उसमें धात्विक खनिज का यूज़ होता है और अधात्विक खनिज का भी यूज़ होता है। लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका जो है सो अलग-अलग है, ठीक है? अब यहाँ पे है आपका कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर अगर देखते हैं, ठीक है? तो धात्विक खनिज को आप गलाओगे, तो वो धातु ही रहेगा, लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर हो सकता है कि वह कुछ और चीज़ बन जाए। जैसे आप पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को जलाओगे तो पेट्रोलियम ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कुछ गैस बन जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा, लेकिन धात्विक खनिज ही रहेगा। ये कठोर और चमकीले होते हैं और ये इसकी भी अपनी चमक होती है, इसमें कोई दो राय हम बोल ही चुके हैं आपको। ये प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः प्रद अब देखो ना ये समझना पड़ेगा, अग्नेय चट्टान और प्रदर्थ चट्टान क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। वैसे आप अगर मेरा जो है सो छठी 9वीं क्लास की एनसीईआरटी के एनसीईआरटी की जो इसी में जो बिहार बोर्ड की बुक है, उसमें मैं इसके बारे में बताया हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, देखो। क्या होता है कि यह जो है आपका क्या है यह पृथ्वी है। क्या है यह? पृथ्वी है, ठीक है? तो पृथ्वी के अंदर ये बाहर वाला जो है, ये है आपका मान लो कि इसको क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। तो 5 किलोमीटर तक इसकी गहराई जो है, वह समुद्र में है। मान लो कि ये समुद्र है, तो यहाँ से जो है सो 5 किलोमीटर तक जो है, ये 5 किलोमीटर है, इसको जो है सो इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक है। मतलब कि समुद्र की गहराई तो मान लो कि यहाँ से मान लो कि 5 किलोमीटर तक ऐसे रहा और इसके नीचे 5 किलोमीटर तक जो है सो आपका ये है भूपर्पटी है, समुद्र के नीचे। लेकिन अब इसी समुद्र तो हमारा कुछ ये अब ऊपर स्थल हो गया ना, तो ये जो है सो स्थल पे जो है सो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की गहराई है, समझ रहे हो आप? तो मतलब कि जो ये स्थल ये पूरा हो गया आपका, इसको जो है सो ये ऊपर ही भूपर्पटी इसको बोलते हैं। तो समुद्र में भूपर्पटी की गहराई कम है और स्थल पे भूपर्पटी की गहराई ज़्यादा है, ठीक है? अब इस भूपर्पटी के नीचे यहाँ जो है, ये पृथ्वी के नीचे जो है सो ये पृथ्वी हो गया, ऐसे समझ लो ये पृथ्वी है। तो ये जो है सो इसका केंद्र हो गया और ये जो है सो इसका स्टेनोस्फीयर हो गया, ठीक है? ये वाले भाग में जो है सो लावा है, मतलब एकदम पदार्थ सब गले हैं, इसमें गले हैं, हाई टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो जैसे ही क्या होता है कि यह पृथ्वी पे यह लावा जब ऊपर की भूपर्पटी कमज़ोर होती है, तो तोड़ के यह निकल जाता है। ये निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ज्वालामुखी बोलेंगे, ठीक है? तो ये ज्वालामुखी हो गया। अब यही ज्वालामुखी मान लो कि यहाँ से यह ज्वालामुखी निकल रहा है, तो यह ज्वालामुखी अगर बाहर आ जाएगा, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो छोटे-छोटे टुकड़े बनेंगे, इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। और यही कभी-कभार ऐसा होता है कि इसी में यह जो है सो यहाँ पे अगर कुछ हल्का-फुल्का कोई छिद्र वगैरह मिलेगा, तो इसमें भी यह लवा जाके जम जम जाता है। यहाँ भी ये जो है सो पदार्थ यहाँ भी यह जो है सो आग्नेय चट्टान बनता है। लेकिन ऊपर वाले का नेचर अलग होगा, नीचे वाले का नेचर अलग होगा। ऊपर वाला छोटा-छोटा टुकड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा-बड़ा बोल्डर होगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी-जल्दी ठंडा नहीं होता, काफ़ी देर से ठंडा होता है। ठीक है? तो ये आपका हो गया कि ये आग्नेय चट्टान हो गया। आग्नेय चट्टान में आपके धात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन परतजाट चट्टान जो है, यहाँ पे धात्विक खनिज आपका नहीं मिलेगा। कैसे? बताऊँ कि अब मान लो कि आपका जो है सो यह आप समझ लो थोड़ा-सा कि यह जो है सो भारत है, ठीक है? ऐसे मैप सही नहीं बना, लेकिन आप समझ लो कि यह भारत है। ठीक है? अब यहाँ से गंगा नदी निकल रही है और यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इधर से ब्रह्मपुत्र आकर के इधर जो है सो बंगाल खाड़ी में गिर रहा है। तो यहाँ पे जो ये जितने भी ये जीव-जंतु और सबको ले आके यहाँ पे नदी क्या कर रही है? यहाँ पे ले जाके ये समुद्र में दबा रही है। तो एक परत हो गया, फिर 20 साल बाद में दूसरा परत हो गया। तो इसमें जितने जीव-जंतु मान लो कि यहाँ पे हैं, ये सड़ेंगे, गलेंगे। तो सड़ते गलते जो है सो या तो पेट्रोलियम बनेगा, नहीं तो कोयला बनेगा, नहीं तो गैस बनेगा। और यही जो है सो अधात्विक खनिज है। ठीक है? समझ में आ गया आपको कि परतदार क्योंकि एक परत पहले जम गया, दूसरा परत ये हो गया, फिर इसके ऊपर एक और परत, फिर एक और परत, तो इस पे दबाव बढ़ते जाएगा। जैसे-जैसे दबाव बढ़ेगा, पहले आपका मान लो कि पहले ठोस बनेगा, फिर द्रव बनेगा और फिर क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा, दबाव जैसे-जैसे बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद ना इन्हें बोलता है कि इसको पीट-पीट के हम लोग जैसे मान लो कि आपका तांबा है, तो आप पीट के मान लो इतना बड़ा है, तो इसको बढ़ा करके पीटोगे जब इसमें हथौड़ी मारोगे, तो मान लो कि ये और इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो है सो इसको पीट के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसको पीटोगे चूर-चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे है
देखो अब एक चीज़ हम आपको और बता दूं, अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि धात्विक खनिज कहाँ मिलेगा। अगर एग्जाम में आ गया कि धात्विक खनिज कहाँ मिलेगा बताओ, तो धात्विक खनिज जो आपको मिलेगा वो हमने बोला आग्नेय चट्टान में मिलेगा, ठीक है, आग्नेय चट्टान में मिलेगा। और आग्नेय चट्टान कहाँ मिलेगा, तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है ऊपर वाला भाग वो आग्नेय चट्टान है, या ज्वालामुखी निकला हुआ भाग है, या फिर मान लो कि यह धरती फट गई है, यहाँ से जो है सो लावा बहने लगा, तो ये जो जमेगा यह आग्नेय चट्टान होगा, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत में सभी जगह आग्नेय चट्टान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि अब आग्नेय चट्टान जैसे हिमालय है, तो हिमालय आग्नेय चट्टान नहीं है, यह परतदार चट्टान है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला लगभग पार्ट है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेघालय का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो है ये आपका यहाँ पे ये अरावली हो गया, ठीक है, ये अरावली माउंटेन हो गया, ठीक है, इधर ये मालवा प्लेटू हो गया, और इधर जो है सो ये विंध्या हो गया, विंध्या माउंटेन के बाद में ये आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा के बाद में सतपुरा माउंटेन हो गया, और ये तापुई हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये पूर्वी घाट हो गया। और यहाँ पे जो लावा का प्रवाह हुआ है, यहाँ पे जब ये वाला भाग जाके इधर तिब्बत के पठार से टकराया, तो इधर वाला टूट के समुद्र में गिर गया, ये वाला भाग जो है सो समुद्र में धंस गया, ये वाला भाग भी कुछ समुद्र में धंस गया, ठीक है, इधर भी कुछ फॉल्ट हो गया। तो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो डीप में ज्योग्राफी है, उतना अपन नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जब यहाँ लवा का प्रवाह हुआ, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो है सो सबसे पुराना चट्टान है। तो यहाँ पे जो ये आग्नेय चट्टान है, और यहाँ पे जो है सो आपका लोहा मिलता है। जैसे ये वाला आपका कहाँ ये जगह कौन सा है बताइए आप, तो ये जो है सो छत्तीसगढ़, सॉरी, ये जो है सो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। और यह जो है सो आपका ये भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ही भाग है। और नीचे आएंगे तो इधर एक कर्नाटका है। तो ये तीन जगह, इधर आपको गोवा हो गया। तो इन सारे जगहों पे जो है सो आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, या लोहा से युक्त खनिज मिलेगा। समझ में आई बात। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, और इसी जगह इन्हीं चीज़ों को ये इन्होंने, जैसे बालाघाट हो गया, नागपुर हो गया, गोंदिया हो गया, इधर गोंदिया नहीं, बालाघाट नागपुर हो गया, इधर आपका जो है सो ये आपका झारखंड का कुछ पार्ट हो गया, इधर छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट हो गया, उड़ीसा के कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। और इन धातुओं को यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे बने हैं पोर्ट। यहाँ पे जहाज में लोड होता है, और इधर भगते भगते ये जापान चला जाता है, इधर भगते भगते ये ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। तो इस तरह से इधर जो है इधर वाले जो देश है इंडोनेशिया में चला जाता है, ठीक है। मैप जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब लौह और अलौह खनिजों में अंतर की अगर बात करें, तो लौह खनिज जो होते हैं, जो बोलता है कि जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिसका उपयोग लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है, जैसे निकेल हो गया, बोलता है कि लौह एस निकेल, टंगस्टन और मैग्नीज हो गए। और जिसमें जिस लोहे का अंश न्यून बिल्कुल नहीं होता है, उन्हें जैसे सोना हो गया, शीशा हो गया, अभ्रक हो गया, ये हो गए। ये स्लेटी, धूसर और मटमैला हो सकता है, इसके कई रंग हो सकते हैं। ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रवेदार चट्टान क्या होता है। तो हमने आपको क्या बोला कि जो यहाँ से लावा निकला है, ये ऊपर जाके जल्दी जल्दी ठंडा होगा, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। लेकिन यही नीचे जब होगा तो बड़े बड़े बोल्डर होंगे। इसी में जो है, या यहाँ पे जो है सो लोहा मिलता है, ठीक है। अब खनिजों का इतना हमने बता दिया आपको। अभी जो मैप पे हमने बताया था वही बताता है यहाँ पे कि जो है सो उत्तरी पूर्वी पठार यह देश का सबसे घनी खनिज पेटी है, जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेटू। तो अब देखो अगर आप ध्यान से, तो ये मैप हो गया आपका। तो देखो ये जो है इधर जो है, इधर जाता है तो छोटा नागपुर पठार ये वाला भाग है, ये वाला, जिसमें थोड़ा सा जो है सो झारखंड का, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भाग आता है, थोड़ा सा इधर बिहार वहार में भी पहुंच जाता है, और इधर थोड़ा सा उड़ीसा में, दूसरा भाग इधर उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो ये छोटानागपुर पठार पे सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद में उड़ीसा के पठार पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ के पठार पे, और पूर्वी आंध्र प्रदेश, पता है ना आपको कि ये वाला थोड़ा सा आंध्र प्रदेश हो जाता है इधर, ठीक है। तो ये वाले भाग में मिलेगा। उसके बाद इधर एक कर्नाटका वाले भाग में मिलेगा, इधर थोड़ा सा गोवा में मिलेगा, ठीक है। और इस लौह है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, ये सारे चीज यहाँ पे मिलेंगे उत्तरी पूर्वी पठार पे। तो उत्तरी पूर्वी का मतलब क्या हुआ कि देखो ये आपका उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये वाले डायरेक्शन में है। तो अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये वाले डायरेक्शन में जाएगा ना, यहाँ है ना ये, तो इसलिए इसको ऐसा बोल रहा है। दक्षिणी पश्चिमी पठार पे, अब इसी चीज को जब आप नीचे खींचोगे तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये वाला, मतलब देख लो आप, याद याद कर लो। आप एक लाइन खींच दो ऐसे, तो ये उत्तर पूरब, और ये दक्षिण पश्चिम में क्या मिलेगा, लौह अयस्क या उससे जुड़े सारी चीजें मिलेगी, ठीक है।
अब ये जो है सो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में उत्तर पश्चिम प्रदेश, तो उत्तर और पश्चिम कौन सा होगा? तो उत्तर और पश्चिम ये होगा ना, यही होगा ना जी उत्तर। ये उत्तर हो गया, ये पूरब है तो ये पश्चिम हो गया। तो इधर में मिलेगा, मतलब इंडिया का मैप अगर आप बनाओ तो आपको जो है कि यहाँ पे ऐसे खींच दो तो ये वाला भाग, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ और यहाँ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा, गोवा में मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो है सो दक्षिण पश्चिम बता दें, उत्तर पश्चिम में बता दें आपको कि इस पेटी का विस्तार लेकर अरावली का हम बता दिए ना कि यहाँ पे क्या है कि इंडिया में यही अरावली है ना जी, सबसे पुराना पठार मोल्डा, सबसे पुराना मुर्दार पठार पहाड़ यही था। हिमालय से भी बड़ा ऊंचा था और ये पूरा ये नीचे तक गया था ये, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो वहाँ सोना चांदी से मतलब ये सारी चीजें वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब मेघालय में भी है, हिमालय में भी है। अब इसी चीज का एक्सटेंशन जो है आप आपको पढ़ाए हो तो आप लोग देखो अगर जाके 9th का, तो इसी चीज का जो है सो ये वाला जो यही पहाड़ जो था, यही पठार जो था, इसका एक्सटेंशन जो है सो इधर मेघालय में मिलता है। लेकिन ये धस गया है, धसने के कारण इधर से नदियों ने यहाँ मलबा लेके भर दिया है, तो इसको मालदा गैप बोलते हैं। आप लोग मालदा 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 आप लोग सुने भी होगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पठार हो गया। उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम पेटी, जैसे अरावली वाला हम बता ही दिए आपको। उसके बाद में धात्विक खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पैराइट, निकिल आदि, ये सारी चीज जो बताए ना, चुंबक में जो सट जाए वो धात्विक है। लौह अयस्क की अगर आप बात करोगे तो लोहा एक आधुनिक भारत की रीढ़ है। अब जाहिर सी बात है यार, पुल रोड जितना भी सारा चीज बनता है उसमें लोहा का उपयोग होता है। इसमें तीन होता है, एक हेमेटाइट होता है, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट होता है। ये तीन प्रकार होता है। तो एग्जाम में जो है आपसे यही पूछेगा कि लोहा के कितने प्रकार हैं, तीन है तो तीन दे देगा, चौथा एक और घुसा देगा और आपको सही बोलेगा चुनने के लिए। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जो है सो ये तीन जगह है और इधर थोड़ा सा है जहाँ पे आपको लोहा का सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क के वितरण की बात करोगे तो कुल भंडार का 96% जो है सो कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। अब देखो तो ये जो है आपका, ये जो है आपका, तो देखो जो है आपका झारखंड यहाँ पे है बिहार से बाजू में, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये यूपी के बाजू, एमपी के बाजू में, और ये उड़ीसा वाला हो गया पार्ट, और इधर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये कर्नाटक हो गया, इधर गोवा हो गया। तो यहीं लोहा मिलेगा और कहीं नहीं लोहा मिलेगा, या मिलेगा भी तो उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। तो अब इधर भी समुद्री पोर्ट है, यहाँ से उठाए और यहाँ पे भर दिए, इधर समुद्री पोर्ट है, यहाँ से उठाए इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया समुद्र के रास्ते से, ठीक है। कर्नाटक में आपको पता है कि एक चौथाई लोहा का उत्पादन जो है सिर्फ कर्नाटक से होता है। और ये बेलारी हो गया, बल्कि कि हॉस्पेट हो गया, संदूर हो गया, ये चिकमगलूर, बाबा बुदान हिल, कालाहांडी हिल, बल्कि कि ये सारी जगह से लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ जो है सो कर्नाटक के बाद में, देखो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्नाटक हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी है 20% लोहा यहाँ पे दांतेवाड़ा जिला का बैला डीला है। अब देखो बैला डीला मतलब क्या हुआ कि उसका जो एक जब आप देखोगे तो ऐसा है, उठा हुआ है, इसलिए इसको जो है सो बैला डीला बोलते हैं। दुर्ग जिले में डल्ली और राजहारा प्रमुख खान है। बतक राजगढ़ में बिलासपुर है, ठीक है। उड़ीसा में 19% लोहा निकाला जाता है, इसमें जो है सो गुरु महिसानी, बोलता है कि बादाम पहाड़, मयूरभंज और किरीबुरु जो है सो इम्पोर्टेंट जगह है। गोवा में भी देश का चौथा बड़ा लोहा स्थान है, 16% यहाँ से निकाला जाता है। और इसमें जो है सो बोलते संगियम, एक्यूपेम, सतारी, पोंडा, ये सारी जगहों से निकाला जाता है, ठीक है। उसका जगह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें हम आपको मैप से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको रटना ही पड़ेगा। झारखंड में देश का पांचवा लोहा उत्पादक राज्य है। इसमें 15% है, जिसमें जो है सो दक्षिण बोलता है कि यहाँ पे सिंहभूम हो गया, सरायकेला हो गया, पलामू हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची, ये प्रमुख जगह है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। महाराष्ट्र में लोहा की जैसे चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा भी है। तो ये सारी जगह जो है, ये सारी जगह जो है, ये दक्कन पठार या जो है सो सबसे पुराना पठार है। जो आप देखोगे ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और ये जो है सो मडागास्कर है। और यहाँ से यही भारत यहाँ से टूटा और आगे बढ़ा, तो इसलिए जो है सो यहाँ पे शेर मिलते हैं, और यहाँ भी जो है सो बब्बर शेर मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। तो ये पुराना पठार है, ये धरती जब बना तब का पठार है, इसलिए इसमें लौह ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में जैसे अब करीमनगर हो गया, वारंगल हो गया, कुर्नूल, कुरप्पा जिले में भी आपको इसकी प्रचुर मात्रा मिलेगी। उसके बाद में लौह है उसके वितरण के सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु एक कुल भंडार का 96% जो है सो आपको इन्हीं सब जगहों पे मिलेगा जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद में मैग्नीज की बात करते हैं तो देखो आपका क्या, आप जानते हैं कि 1 टन मैग्नीज बनाने के लिए 10 किलो बोलता है कि 1 टन बोलता है कि इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज के उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज की बात करोगे तो मैग्नीज का उत्पादन भारत का स्थान जो है सो रूस और दक्षिण अफ्रीका बाद में तीसरा स्थान है। फर्स्ट रूस का है और दूसरा जो है सो साउथ अफ्रीका का है, उसके बाद भारत का है। बोलता है कि इस्पात जैसे मान लो ये लोहा का रॉड है, इसमें मैग्नीज मिला दोगे तो ये जंग नहीं लगेगा, जंग रोधी बनाता है, ठीक है। मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में किया जाता है, जैसे कि फोटोग्राफी में होता है, चमड़ा माचिस उद्योग में भी होता है इसका। और भारत में कुल 85% मैग्नीज का उत्पादन जो है सो मिश्र धातु के बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का कीटनाशक पेंट आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो माचिस और ये सब चीज़ हम बता ही चुके हैं। अब वितरण की बात करोगे तो वही है कि जो है सो 1670 लाख टन मैग्नीज भारत में है। जिम्बाब्वे के बाद भारत में मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो कुल वो विश्व का जो है सो 20% है। भारत में उत्पादन मुख्य क्षेत्र वही उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप धातु आप पढ़ोगे तो धातु में आप देख लेना कि आपका जो है मैक्सिमम धातुएं जो मिलेगी आपको वो जो है सो मैक्सिमम धातुएं इसी क्षेत्र में मिलेगी। अरावली से लेकर के ये ऐसा है क्षेत्र, मैक्सिमम धातुएं जो है सो आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये तो आपके इधर गंगा के द्वारा जमुना सरस्वती जितनी भी नदियां हैं ये मिट्टी है, ये 10-12 सौ मीटर गहरा मिट्टी है। और ये जो है सो मुर्दार पर्वत है और ये जो है सो अवसादी चट्टान है। तो ओरिजिनल चट्टान तो यही बचा ना, इसलिए यहीं पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जगह का नाम जो बता रहा है सब वही बता रहा है। उड़ीसा आपको बता ही चुके थे पहले भी, मैग्नीज खदान है यहाँ पे भी, उड़ीसा, कालाहांडी, रायगढ़, बोलता केवंझर में, महाराष्ट्र में भी है। एक चौथाई मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे भंडारा जिला हो गया, नागपुर जिला हो गया, ठीक है। रत्नागिरी उच्च कोटि का मैग्नीज उत्पादन के लिए मैग्नीज एस के रूप में ये बता चुके आपको, वही चीज़ और कुछ नहीं है। ये जगह का नाम बताया है कि छिंदवाड़ा एमपी में भी कुछ मिलता है, ये इधर उड़ीसा में मिलेगा और इधर ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद में जो है कर्नाटक शिमोगा बोलता है चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेलारी, उत्तरी कन्नागढ़, धरवाड़, चिकमगलूर, ये सब लोहा वाला जो जगह वहीं पे ये भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में भी ये 6% है। धात्विक खनिज में जो है सो अलव है, बॉक्साइट की बात करते हैं, जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। अलव का धातु है, एल्युमिनियम नामक धातु इससे निकाली जाती है। बॉक्साइट इतना भंडार है कि एल्युमिनियम हम आदमी हो सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो आप ये भी वही जगह है जो देखो आप, यही सारा जगह है और यहाँ पे भी, तो आपको यहाँ पे भी कुछ जगह है और इधर है। तो ये हमें बता दिए कि आपका ये जो है सो पुराना पठार का भाग है और सारी धात्विक खनिजें यहीं मिलती हैं। यही चीज़ यहाँ दर्शाया गया है। वितरण की बात, बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से बोलता है कि भंडार जो है सो उड़ीसा में है, गुजरात में है, झारखंड में, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ अवस्थित है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में मिलता है। उड़ीसा में कुल उत्पादन का 42% है, ठीक है। उसके बाद में गुजरात में जो है सो 70.35% है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है और छत्तीसगढ़ में। तो जो मैटर है उसको आपको तो रटना ही पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी जो तरीका है वो हम बता सकते हैं। अन्य उत्पादक राज्य में से कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र जैसे बेलगाम है, तमिलनाडु में नीलगिरी, सालेम, मदुरई, कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है बॉक्साइट के। अब तो अब देखो आप, देखो यूपी में आप बोलोगे सर यूपी में कैसे आ गया, तो आप देखना आप ये पहाड़ जो है इसका पठार का कुछ भाग यूपी में भी जाता है, विंध्या वंध्या का, इसलिए वहां पे मिलता है। पुंछ बोलता है कि जम्मू और कश्मीर और उधमपुर और जो पुराने चट्टान है वहां पे भी है, ठीक है। अब तांबा की बात करते हैं। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। बिजली में आपको पता है तांबा का तार के यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सो हमारे पास 125 करोड़ टन है और ये दिया हुआ है उसका जगह, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, जगह वही है, छत्तीसगढ़ हो गया, आपके उड़ीसा हो गया, कुर्नूल हो गया, कर्नाटक हो गया, वही जगह है। अधात्विक खनिज की बात करेंगे अब तो हम, अतिरिक्त अनेक प्रकार के धात्विक खनिज हैं जैसे कि डोलोमाइट, फॉस्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नीज आदि है। तो अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक विश्व में बोलता है कि भारत में अभ्रक सीट अग्रणी है, हमारे पास बहुत अभ्रक का भंडार है और इसमें इलेक्ट्रिक के उपयोग में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम विकल्प में अभ्रक का उपयोग किया जाता है और भारत में जो है उत्पादन के जैसे अभ्रक का निक्षेप 3 पेटियों में है, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, तथा राजस्थान के कुछ भाग में मिलता है। तो आपको अगर आप देखें तो बिहार यहाँ पे है, उसके नीचे बाजू में झारखंड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो भाग है वो राजस्थान है, ठीक है। और ये वाला भाग जो आंध्र प्रदेश है। तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 भागों में हमको क्या मिलता है, उच्च कोटि का जो है सो अभ्रक मिलता है, ठीक है।
उसके बाद अब आगे बात करोगे तो चूना पत्थर की बात करो तो चूना पत्थर देखो भाई, चूना पत्थर तो ऐसा है कि आपको भारत में लगभग सभी जगह मिलता है, लेकिन ये विंध्याचल माउंटेन जो मेन है, यहाँ पे चूना पत्थर की अधिकतम पाई जाएगी। साथ में जो है यहाँ पे राजस्थान में भी कुछ भाग में मिलेगा, ठीक है। तो चूना पर 70 सीमेंट उत्पादन में जिसका 4% जो है सो रसायन में उपयोग होता है, और उर्वरक, कारगर, चीनी आदि में भी 35% इसका है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे मुख्य रूप से मिलता है। खनिजों के आर्थिक महत्व का आपको पता ही है, इसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा आपका, चाहे खाद बना हो, चाहे खाना बनाना हो, सब में खनिज के उपयोग है, दवाई बनाना हो उसमें भी लगता है। खनिजों का संरक्षण इसलिए जो है सो इसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर खनिज को आप बचा के नहीं रखेंगे तो भविष्य में आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए नहीं मिलेगा, और इसका अगर ज़्यादा ही उपयोग करते हैं तो यह बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए जो है सो इसका जो है सो हम लोग उपयोग, इसका संरक्षण हम लोग करते हैं, ठीक है।